हेलो एवरीवन। यह मेरी रिवीजन क्लास का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम गठबंधन की जो राजनीति है क्लास 12 का जो पार्ट है उसके बारे में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ कोएलिशन, इसके बारे में हम थोड़ी सी शुरुआती चीज़ें जानेंगे और उसके बाद में पॉइंट टू बी पॉइंट हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे। आशा और उम्मीद है कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको उनमें थोड़ी और अधिक स्थिति क्लियर हो रही होगी और एटलीस्ट काफ़ी चीज़ें क्लास में भी बता दी गई थी, आप उनसे कोरिलेट कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। और एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन सरकार की जो रणनीति है, सरकार का जो एक प्रकार से व्यूज़ जो आ रहा है सुनने में, वो ये आ रहा है कि एटलीस्ट एग्ज़ाम ही होंगे अगले महीने में, क्योंकि सरकार को परसेंटेज जो मार्क्स जो निर्धारित करने हैं उसको लेकर थोड़ी समस्या रहती है। तो अभी वो थोड़ा कोविड-19 जो ये समस्या चल रही है उसको थोड़ा सा थमने का इंतजार कर रही है, लेकिन हम हमारी पढ़ाई को तब तक बिल्कुल रुकने नहीं देंगे, कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है। क्लास में हमने पढ़ा था गठबंधन की राजनीति। तो नाम से पता चलता है कि गठबंधन की राजनीति से मतलब क्या होता है कि ऐसी राजनीति जिसमें एक से अधिक सरकारें मिलकर, एक से अधिक संगठन मिलकर सरकार बनाएं, एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाएं, वो होती है गठबंधन की राजनीति। नाम से ही हमें पता चल रहा है गठबंधन की राजनीति क्या होती है। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं गठबंधन की राजनीति को पढ़ते हुए। थोड़ा सा शुरुआती पॉइंट हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। जो भारत में गठबंधन की जो राजनीति का जो उदय हुआ उसका थोड़ा सा इतिहास हम देखते हैं ताकि आगे हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ सके। बोल रहा है ये, प्रथम तीन आम चुनाव कांग्रेस के वर्चस्व वाले चुनाव रहे। अपने स्वतंत्र आंदोलन एवं पुराने संगठनात्मक ढांचे के कारण न केवल केंद्र में बल्कि बातों प्रांतों में भी उसको बहुमत मिलता था, लेकिन चतुर्थ आम चुनाव में फरवरी 1967 से कांग्रेस को कई राज्यों में बहुमत से हाथ धोना पड़ा। हालांकि कम बहुमत से ही सही केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनी। राजस्थान, पंजाब व उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वह केवल बड़ा दल बनकर रह गया। केरल, उड़ीसा एवं तमिलनाडु में उसे बहुत कम सीटें मिली। चतुर्थ आम चुनाव के इन परिणामों ने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की। जब हम स्वतंत्र हो गए उसके बाद में यहाँ जो सरकारें चुनी गई उसमें लगातार तीन आम चुनाव तक कांग्रेस की सरकार ही आई स्पष्ट बहुमत के साथ। फिर उसके बाद में चतुर्थ जो आम चुनाव हुए देश में, तो उसमें सरकार तो कांग्रेस की बनी, लेकिन बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। और इससे क्या है, चतुर्थ जो आम चुनाव हुए उसके बाद में गठबंधन की सरकार एक प्रकार से अस्तित्व में आई, उसकी राजनीति की एक प्रकार से शुरुआत हुई। कई राज्यों में एक से अधिक दलों ने मिलकर सरकार बनाई। कुछ राज्यों में एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों ने मिलकर सरकार बनाई। ठीक है। जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो एक से अधिक दलों ने मिलकर सरकारें बनाई और ऐसे दल भी मिले जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी थे। ठीक है ना। उसके बाद में बोल रहा है 1977 में गठित जनता पार्टी भी एक तरह का गठबंधन सा ही था। यह ये समझाना चाहता है कि जो सरकारें बनी, बिल्कुल विपक्षी पार्टी की भी सरकारें गठबंधन की राजनीति में आपस में एक दूसरे के साथ शामिल थी सरकारें बनाने के लिए। उसके बाद में बोल रहा है कि 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा तक फिर भारत में किसी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। कोई भी एक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहा। अस्थायी सरकारों का दौर शुरू हुआ और गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मई 1996 13 दिन चल पाई, तो फिर कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी जिसको अपना प्रधानमंत्री बदलना पड़ा। एच डी देवगौड़ा के स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। 11वीं लोकसभा में स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। गठबंधन की राजनीति की
शुरुआत हुई, धीरे धीरे भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण गठबंधन उभर कर आए। एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए व कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए। समझाना ये चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि राजनीति में किसी एक दल की ही, एक पार्टी की ही सरकार हो। बहुत सारे दल जो कि आपस में बिल्कुल विरोधी है, आपस में विचारधारा भी अलग है उनकी, वो भी आपस में मिलकर इतिहास में भी उन्होंने सरकारें बनाई हैं। हमारे स्वतंत्र भारत के बाद में जब आम चुनाव हुए देश में, तो हमें वो इतिहास समझना जरूरी है, क्योंकि हम सरकारों के जो निर्वाचन से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं, किस तरह से सरकारें बनी और गठबंधन सरकारें किस तरह से बनी। ठीक है ना। बोल रहा है गठबंधन सरकारों का इतिहास, ठीक है ना। ये वो पूरा इतिहास बताता है कि किस तरह से गठबंधन सरकारें बनी और गठबंधन सरकारें बनने के बाद में विरोधी दल भी आपस में एकजुट होकर सरकारें बनाए और सरकारें काफी बार गिरी भी। क्यों गिरी? क्योंकि विचारधारागत जो एक प्रकार से आपसी द्वंद्व होता है, उसमें उनके बीच विचारधारागत असमानता रही और फिर सरकारें गिर गई वापस से। ये कुछ हिस्ट्री थी, वो थोड़ी बहुत आपको पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ी बहुत वो स्थिति बताता है, 16वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में अलग अलग दलों की स्थिति बताता है। क्वेश्चन मैं फोकस कर रहा हूँ जहां आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि वो पूछ सकता है कि गठबंधन राजनीति की विशेषताएं, और उसको आपको जो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने हैं वो किस तरह से बताने हैं। कोई भी समझाने लायक पॉइंट होगा मैं समझाऊंगा। हम पढ़ते हैं गठबंधन जो राजनीति की जो विशेषताएं है वो क्या क्या विशेषताएं है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बोल रहा है कि 1967 के चुनाव से ही गठबंधन राजनीति के बीच पड़ गए थे, जो आगे लंबे समय तक अब तक भी चल रही है। गठबंधन की इस भारतीय राजनीति में निम्न विशेषताएं देखी जा सकती है। पहली विशेषता है गठबंधन में एक दल की प्रधानता रहती है। बिल्कुल से एक दल की प्रधानता रहती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाएंगी, उसमें एक दल तो ऐसा होगा ना जो सर्वाधिक उसके प्रतिनिधि होंगे, सर्वाधिक चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होगी। तो ज्यादातर वही दल नेतृत्व करता है और पार्टियां उसके साथ मिलती है। तो मुख्यमंत्री मान लो, चाहे प्रधानमंत्री, जो भी बनता है उस बड़े दल का ही बनता है। तो जो प्रधानता रहती है उसी एक दल की रहती है, किसकी? बड़े दल की, ठीक है। तो ये विशेषताएं है। उसके बाद में दूसरी विशेषता है गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव। इसका मतलब है कि भाई बहुत सारे दलों ने मिलकर, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर सरकार तो बना ली, दल तो बना लिया, लेकिन उनमें आपसी जो विचारधारा होती है उसका अभाव होता है और समानता नहीं होती बिल्कुल भी। क्योंकि अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियों का जो एजेंडा होता है, चुनाव जीतने का, वोट लेने का और राजनीतिक क्षेत्र में उतरने का, वह अलग अलग विचारधारा के माध्यम से होता है। तो जब विचारधारा अलग होगी और वो एक दल में मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो बिल्कुल से विचारधारा में टकराव तो पॉसिबल है, और जब विचारधारा में टकराव होगा तो बिल्कुल से समानता का अभाव होगा। उसके बाद में तीसरी जो विशेषता है, गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता। बिल्कुल से स्थायित्व नहीं होता। स्थायित्व इसलिए नहीं होता कि जब विचारधारा नहीं मिलेगी तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक सरकार चलेगी। उसके बाद में जब विचारधारा में टकराव होगा और दूसरे दल की जब बातें नहीं मानी जाएगी, तो वो अपना समर्थन वापस ले लेगा और सरकार वापस गिर जाएगी। तो एक प्रकार से जो गठबंधन जो बनता है वो बनते रहते हैं और बिल्कुल टूटते रहते हैं। तो स्थायित्व तो नहीं होता। अगर 2 से अधिक दलों ने मिलकर, 3-4 दलों ने मिलकर कोई भी सरकार बनाई है, तो ये कन्फर्म नहीं है कि वो 5 साल तक चले सरकार। 2 साल चल सकती है, 3 साल चल सकती है। ज्यादातर जो भी हितों में टकराव होता है उसके बाद में सरकारें टूट जाती है, ठीक है। उसके बाद में है जो चौथी जो विशेषता है वो है गठबंधनों में स्पष्ट विचारधारागत अलगाव का अभाव। बोल रहा है भारतीय राजनीति में इस समय दो ही गठबंधन महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली है,
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलता है। दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलता है। दोनों विचारधारा एवं सैद्धांतिक अंतर खोजना कठिन है। तीसरा मोर्चा जो मूलतः वामपंथी प्रभाव का दड़ा है, कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी को पूंजीवादी मानता है, लेकिन यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देता है। इसका मतलब यह होता है कि जो अलग अलग जो दल होते हैं वो आपस में जो गठबंधन बना लेते हैं, उसमें एक प्रकार से अलगाव का अभाव रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो तीसरा जो एक प्रकार से दल है वो ज्यादातर किसको देता है समर्थन, यूपीए सरकार को समर्थन देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक प्रकार से विचारधारागत जो अलगाव होता है उसका भी अभाव होता है। गठबंधन दल एवं सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर। पांचवा पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि कई सरकारें या कई दल ऐसे, राजनीतिक पार्टी ऐसी होती है जिसमें कई नेताओं का प्रभुत्व इतना होता है कि वो पार्टी उन नेताओं के पीछे चलती है। तो ज्यादातर जो दल या गठबंधन जो भी होते हैं सरकारें, जो किसी कोई भी पार्टी, माना कि कांग्रेस सरकार ने एक दो तीन दलों को मिलाकर, दो तीन पार्टियों को मिलाकर सरकार तो बना ली, लेकिन उदाहरण के तौर पर जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का कोई इतना प्रभावशाली नेता है कि पूरी बहुजन समाज पार्टी उसकी बात मानती है। अब 2 दिन बाद में अगर वह नेता कहेगा कि नहीं हम तो समर्थन वापस लेंगे, तो पार्टी को बिल्कुल से उस गठबंधन से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि उस नेता की चलती ही इतनी है। तो जो गठबंधन जो दल होते हैं उसमें सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर भी चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक कोई भी पार्टी होती है उसके सिद्धांत होते हैं, उसकी विचारधारा होती है, लेकिन अगर किसी भी दल में कोई बड़ा नेता होता है तो फिर उसकी बात भी माननी पड़ती है दबाव में आकर। वास्तव में होना तो ये चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सिद्धांत के आधार पर चलनी चाहिए, जो कि उसने अपना एजेंडा बना रखा है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा नेता जो भी बात कहता है उसको मानना पड़ता है। फिर देखो इसने एक अच्छा उदाहरण भी दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को समर्थन की बात करती है, जो कभी एक दूसरे के विरोधी थे। जो समाजवादी पार्टी है कई बार अलग अलग दलों को समर्थन तो देती है, लेकिन मुलायम सिंह जी की चलती है वहां पर, तो जब वो कहेंगे समर्थन वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद में 6 पॉइंट है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। बिल्कुल से क्लास में भी कई बंदों को दिक्कत आई थी इसमें, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। भारतीय राजनीति में पहले कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किया जाता था। 1977 की जनता पार्टी का गठन भी कांग्रेस के विरुद्ध किया गया था। वर्तमान में जनता दल, समाजवादी पार्टी, बसपा एवं समता पार्टी अपना एक ही घोषित एजेंडा बताती है, भाजपा को सत्ता से बाहर रखना। किसी दल के कार्यक्रम या नेता या विचारधारा का मात्र विरोध के लिए विरोध लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई भी पार्टी होती है जो देश में शिखर पर होती है, सत्ता में होती है और उसका ही बोला वाला होता है, जैसे कि वर्तमान में भाजपा है। पूरे देश में भाजपा एटलीस्ट सभी राज्यों में है और बिल्कुल मेजोरिटी के साथ सरकार है उसकी। तो जब इलेक्शन होते हैं देश में, आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, तो जो छोटे छोटे जो दल होते हैं वो आपस में मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं और इनका एजेंडा होता है कि किसी भी तरह से भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि इनको पता है कि हम स्वयं अकेले लड़कर तो उसको बाहर नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उसको सत्ता से बाहर कर सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण आपको मिलता है 1977 से पहले। आपको पता है कि कांग्रेस 3 बार सत्ता में लगातार आई, फिर 1977 में बहुत सारी पार्टियों ने कांग्रेस के विरुद्ध एक प्रकार से ऐसा ही गठबंधन बनाया। तो ये जो गठबंधन होते हैं वो निषेधात्मक आधार पर होते हैं। एक प्रकार से निषेधात्मक आधार का मतलब ये होता है एक नेगेटिव सेंस में होते हैं। इनका विचारधारा या एक प्रकार से किसी भी आधारभूत तथ्यों के आधार पर ये चुनाव नहीं लड़ रहे होते हैं। एक प्रकार से नेगेटिव सेंस होता है कि जो पार्टी जीत रही है उसको हटाना, और ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। ये नीचे लाइन दे रखी है, तो ये भी पॉइंट अगर आप वहां लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स वहां मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उसको एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। उसके बाद में है दल बदल की प्रवृत्ति।
हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीति में जो गठबंधन जो सरकारें होती है उनकी विशेषताएं। तो 7 नंबर विशेषता है दल बदल की प्रवृत्ति। गठबंधन सरकारों के कारण भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, जिसके कारण शासन के स्थायित्व को क्या बना रहता है, खतरा बना रहता है। भाई कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि किसी भी सरकार को बनने के लिए अगर कुछ ही सीटों की जरूरत है ना, तो कई बार नेता है ना जो अपने दल बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। पार्टी तो बदल लेते हैं, लेकिन इससे शासन का जो स्थायित्व होता है उसको खतरा बना रहता है। तो ये भी गठबंधन की जो सरकार है उसकी क्या रहती है, विशेषता रहती है। दबाव की राजनीति रहती है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालते हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने अपने दल के रेल मंत्री को बदलने एवं रेल का बढ़ा हुआ किराया वापस लेने पर यूपीए की मनमोहन सरकार को मजबूर कर दिया। ऐसे में कई बार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर क्षेत्रीय हित क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। वह ये समझाना चाह रहा है कि भाई दबाव की राजनीति होती है। मैंने आपको कई उदाहरणों से क्लास में समझाया था कि जब बहुत सारी सरकारें या बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी राजनीतिक दल मिलकर आपस में एक सरकार बनाते हैं, फिर उनका प्रधानमंत्री चुना जाता है, सरकार चल रही होती है। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से नियम बनवाना चाहती है और उसके हिसाब से नियम नहीं बन पाते हैं जब संसद में, तो वह पार्टी हर बार एक ही बात कहती है कि या तो मेरे हिसाब से नियम बनाओ, नहीं तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगी। तो सरकार को, प्रधानमंत्री को भी ये डर रहता है कि अगर ये पार्टी समर्थन वापस ले लेगी तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी को भी दबाव में काम करना पड़ता है। और इसका इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी जो ममता बनर्जी है उसका भी इन्होंने उदाहरण दिया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई विशेषताएं जिनको आपको समझना है, ज्यादा जटिल नहीं है, लेकिन समझते हुए करेंगे तो अच्छे आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में गठबंधन सरकार के बनने के कारण देखते हैं हम कारण क्या रहे होंगे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसलिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण अधिक अवसर पैदा होते हैं। बिना बहुमत के संसदीय शासन का निर्माण एवं संचालन संभव नहीं होता, इसलिए गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का प्रचलन बढ़ा। 16वीं लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनाकर गठबंधन की सरकार बनाई गई। भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ विभिन्न धर्मों, मतलब सीधा सा मतलब यह है कि इसका क्या रीजन है गठबंधन सरकारों के बनने की, एक ही रीजन है भाई। जब स्पष्ट बहुमत नहीं आता तब गठबंधन सरकारें बनने की व्यवस्था की जाती है, तब गठबंधन सरकारें बनती है। अगर किसी का भी स्पष्ट बहुमत आ गया तो क्यों गठबंधन सरकारें बनाएंगे। अगर आपके पास कोई वस्तु खरीदनी है और उस वस्तु खरीदने के लिए 100 रुपये चाहिए भाई, और आपके पास पहले से ही 100 रुपये है, तो क्यों लेंगे आप किसी से उधार, क्यों ब्याज चुकाएंगे दूसरे पैसे लेकर। तो जब ये गठबंधन जो सरकारें होती है इनकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं आता, मेजोरिटी के साथ बहुमत नहीं आता, तो वो दूसरी पार्टियों के सामने हाथ फैलाती है कि भाई गठबंधन सरकारें बनाओ, और तब सरकार बनेगी, ठीक है ना। तो किसी भी चीज के राजनीति में गठबंधन की जो सरकारें होती है तो बिल्कुल से उनके लाभ भी होंगे तो कुछ हानियां भी होगी, पॉजिटिव पक्ष भी होंगे तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे कुछ। हम दोनों ही चीज देखते हैं। ज्यादातर मामलों में हम कितनी भी सारी चीजें पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, उसके पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका थोड़ा सा फिर उसके बारे में इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके विशेषताएं पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। उसके कारण पढ़ते हैं, उसके हम ज्यादातर लाभ पढ़ते हैं, उससे नुकसान क्या हो सकता है। फिर हमारा पाठ खत्म होने को आ जाता है, फिर ज्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, कंक्लूजन पढ़ते हैं, हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो एक थोड़ा सा टेक्निक होना चाहिए हमें कि भाई चीजें ऐसा नहीं है कि पहले आप शुरू में परिभाषा नहीं लिख रहे हो एग्जाम में, पहले लाभ लिख दिए, फिर क्या लिख रहे हो, नकारात्मक पक्ष लिख रहे हो, फिर कंक्लूजन लिख दिया, फिर उसकी परिभाषा दे रहे हो। स्टेप बाय स्टेप चीजें चलनी चाहिए, तब आपको नंबर थोड़े अच्छे मिलेंगे। यानी स्टेप होने चाहिए, एग्जामिनर को लगे कि बंदा कुछ कहना चाह रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, यानी उसने स्टेप्स याद किए हुए हैं, समझे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं जैसे जैसे याद आया वैसे लिख दिया। आपको
अंगुलियों पे होनी चाहिए कि मुझे पहले क्या चीज लिखनी है, और यह तैयारी होगी आपकी यहीं पर, ना कि बाद में। तो अभी ये आपका बेस्ट मोमेंट है कि वहां आप बेस्ट देंगे, वो तैयारी अभी होगी, ठीक है ना। गठबंधन की राजनीति के हम लाभ देखते हैं तो सीधी सी लाभ है कि शासन निरंकुश नहीं बन पाता। निरंकुश का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिस पर कोई अंकुश नहीं हो। भाई आपको पता है कि जब सरकारें बनती है और एक दल की अगर मेजोरिटी रहती है, एक दल सत्ता में पूर्ण बहुमत से रहता है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि वह पार्टी अपने हित के हिसाब से नियम बनाती है, कानून बनाती है, भले ही विपक्ष की सरकारें कितनी भी बोले, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? 1 मिनट। उनकी सुनी इसलिए नहीं जाती कि जब जो मेजोरिटी में जो पार्टी है, जो बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई हुई है, उसको पता है कि अगर मैंने विपक्ष के हिसाब से भी नियम नहीं बनाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही मेजोरिटी है। लेकिन अगर गठबंधन की सरकारें बनी है तो प्रधानमंत्री या संसद में बिल्कुल से विपक्ष की सरकार का विरोध नहीं किया जा सकता। उसको पता है कि अगर मैंने इनके हिसाब से नियम नहीं बनाए तो ये अपने समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी। तो जो शासन होता है वो निरंकुश नहीं बन पाता, और बिल्कुल से सभी की बातें सुनते हुए नीति नियम निर्माण होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है वो मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। गठबंधन में जो शामिल जो सभी सदस्य होते हैं उनकी नीति और सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही मस्त पॉइंट है, शासन निरंकुश नहीं बन पाता। उसके बाद में है अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ होता है। अलग अलग पार्टियों में विद्वान लोग भी होते हैं, और जब अलग अलग पार्टियों के माध्यम से चुनकर जब सरकार आती है सत्ता में, प्रधानमंत्री उनका बनता है, संसद में एक साथ बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा जब चलती है, तो जब संसद में जो कोई भी कानून बनकर आएगा, संविधान में संशोधन होगा, मान लो कोई भी कानून आएगा, कोई भी नया बिल आएगा, जनता के हित के लिए कोई भी योजना बनेगी, तो सभी दलों के विद्वान लोगों से परामर्श लेकर उस कानून को लेकर में आया जाएगा, सत्ता में लेकर आएंगे उस कानून को। और जो वो कानून बनेगा वो बहुत ही अच्छा कानून बनेगा। ऐसा कानून बनेगा जो सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए योजना को प्रस्तावित करता हो। तो जो गठबंधन जो सरकारें होती है उसमें अधिक लोगों के योगदान को देश को लाभ मिलता है। व्यापक जन समर्थन होता है। आपको पता है कि अलग अलग दल की सरकारें बनेगी, अलग अलग राज्यों के दल होते हैं, उनसे मिलकर जब सरकारें बनती है तो उनके प्रतिनिधि चुनकर वहां पर जाते हैं। तो एक बहुत करोड़ों लोगों की जो व्यापक जो जन समर्थन होता है उसके हिसाब से संसद में नियम कानून बनाए जाते हैं, और उसका दायरा क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और सरकारी की स्वीकार्यता भी बढ़ जाती है नीति नियम कानून के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद में है सशक्त विपक्ष का निर्माण। एक ऐसे विपक्ष का निर्माण होता है जो सशक्त होता है। अगर सरकार मेजोरिटी में है, गठबंधन की सरकार नहीं है, तो विपक्ष चाहे कितना ही चिल्लाए उसकी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन सरकार गठबंधन की सरकार है तो विपक्ष अगर थोड़ी सी भी बात कहेगा नियम नीति कानून की तो उसकी बात भी सुनी जाएगी। आपको क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है क्योंकि बाहर बरसात हो रही है, ठीक है ना। और आपको पता है कि टाइम हो रखा है 11:05, तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकता है, ड्रिजलिंग की साउंड आ सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कंटिन्यू रखेंगे हम, ठीक है। सशक्त विपक्ष का निर्माण होता है, अतिवाद से मुक्ति मिलती है। इसका मतलब क्या है? अतिवाद का मतलब होता है कि एक दल की ही नीति और निर्माण, लेकिन ऐसा नहीं होता। गठबंधन सरकारों में सभी दलों की जो सरकारें होती है, सभी दल होते हैं, पार्टी होती है, उनकी बात सुनी जाती है, ठीक है ना। अब उसका हम पढ़ते हैं, नकारात्मक पक्ष पढ़ते हैं। अच्छा, क्लास शायद थोड़ी लंबी हो रही है, यहाँ तक हम लेते हैं और इसको हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है ना।
हमने पढ़ा है आज, एक तो थोड़ी धीरे चल रही है क्लास, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आने की थोड़े चांसेस ज़्यादा है, 2-3 पार्ट है वहाँ से, तो उसको मैं थोड़ा धीरे ले रहा हूँ। हमने थोड़ी सी इतिहास पढ़ा गठबंधन की राजनीति का, उसके बाद में भारतीय राजनीति का जो गठबंधन की राजनीति का जो उदय होता है उसको हमने पढ़ा है। उसके बाद में जो हिस्ट्री पढ़ी है यहाँ पर, किस तरह से गठबंधन की राजनीति है वो सरकारी सत्ता में आई है, किस तरह से सरकारी गिरी है, ठीक है ना। उसने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू दिखाने की कोशिश की है शुरू में, ठीक है ना। उसके बाद में वह 16वीं लोकसभा का उदाहरण देता है कि किस तरह से गठबंधन की राजनीति है, अलग अलग दलों की सरकारों की कितनी सीटें रही है, ठीक है। उसके बाद में हमने गठबंधन की जो राजनीति की जो विशेषताएं है उसके बारे में हमने पढ़ा है, विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि क्या कारण होते हैं कि गठबंधन की सरकारें बनती है, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने पढ़ा है उसके लाभ क्या होते हैं, और हम आगे पढ़ेंगे नकारात्मक पक्ष। तो नकारात्मक पक्ष से क्लास आगे होगी, ठीक है ना। थैंक यू।